Good morning. So let few more come. So today what was our target? That today we have to, today it was not targeted. Today it was a proxy. So don't worry. So today I will continue that. What I will continue? What we were discussing in the previous class. That means we were discussing. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, pure substance. Yes, we were Ma'am, physical change and chemical change. फिजिकल चेंज केमिकल चेंज हो गया. अब हम डिस्कस करेंगे क्या? डिस्कस कर रहे थे प्योर सब्सटेंस. तो प्योर सब्सटेंस में हम एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे थे और मेटल्स हो गया था. क्या चल रहा था? नॉन मेटल्स चल रहा था. ठीक है, तो हम अभी नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे. उसके बाद आई विल जस्ट गो ऑन आस्किंग यू द क्वेश्चंस. ओके, so let's start our class without wasting too much time. Okay, got it. So I think the screen is visible to you, isn't that? Screen is Yes, visible. ma'am. Yes, ma'am, it is visible. Okay. So we will see about the non-metals. Okay. So first we will see the non-metals. Okay. So non-metals के बाद elements जो रहते हैं आपका pure substance में दो category होती है, elements and compounds. Okay. Elements are the pure substance जो किसी chemical reaction में और छोटे form में नहीं आ सकते. ओके जब भी कोई एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो क्या होगा, वो उससे छोटे फॉर्म में नहीं आ सकता, तो वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट. ओके, इससे भी सिंपल डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो एटम्स, एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ एटम्स. इससे भी सिंपल डेफिनेशन ये. अगर आपको याद नहीं हो रहा केमिकल रिएक्शन वाला, कोई बात नहीं, छोड़ दो वो डेफिनेशन. आप दूसरा डेफिनेशन याद ये रखो कि एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है, व्हिच आर मेड अप ऑफ एटम्स, यानी कि एलिमेंट्स का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? एटम्स. द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट्स आर एटम्स. एटम्स जुड़ के एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, क्लियर है? ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स. ठीक है, मेटल्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, नॉन मेटल अभी हमको डिस्कस करना है. ठीक है, और इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टीज तो आपको याद रखनी है, लेकिन इसके साथ जो इम्पोर्टेंटली जो पूछता है वो है इसका एक्सेप्शनल केसेस. The exceptional cases of metals, non-metals and metalloids are asked. ठीक है, तो metals, non-metals और metalloids के जो exceptional cases हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, because that is the important point which is being asked. ओके, सो मैं फिर से बोल रही हूँ, जितनी भी प्रॉपर्टीज है मेटल्स नॉन मेटल्स की, उसके एक्सेप्शनल केसेस को आप याद रखोगे. अंडरस्टूड? So I will not be wasting again the time to say that beta exceptional cases याद रखो, exceptional cases याद रखो. Okay, so first we will see the properties of non-metals. Metals तो हो गया था, अब non-metals करते हैं. तो जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस ऑक्सीजन गैस. ओके, ये गैस, यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन गैस है. अब मैं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना चाहूँ तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगा क्या? हो पाएगा क्या? गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है? यस? नो मैम. नहीं हो पाएगा. That means that non-metals do not conduct electricity. Also, if they do not conduct heat also. Okay. और जब मैं नॉन मेटल्स की बात, अभी यहाँ पे पूरे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, so many non metals are there in my surrounding. If I knock any non metal, whether it will produce sound? No. So they are not sonorous, they are not lustrous. Lustrous means उसमें कोई शाइन नहीं होती, ना ही वो डक्टाइल होते, ना ही वो डक्टाइल होते, मतलब उनको आप वायर्स के फॉर्म में, थिन वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, नॉन मेटल्स और मेटल्स का दूसरा एक बड़ा डिफरेंस ये है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं हमको वैरायटी ऑफ कलर्स में मिलते हैं. ठीक है,
जैसे आयोडीन पर्पल कलर होता है, वायलेट कलर का होता है, ब्रोमाइन आपको ब्राउन कलर का मिलेगा, सल्फर आपको येलो कलर में मिलेगा। तो मतलब ये वेराइटी ऑफ कलर्स में आपको मिल जाएगी। लेकिन आप जब किसी मेटल्स की बात करते हो तो वो जनरली हमको किस फॉर्म में मिलता है, ब्लैक या ग्रेइश कलर में मिलेगा। ओके, एक्सेप्शनल केसेस में गोल्ड ले सकते हो जो कि येलो फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द मेटल आर ब्लैक और ग्रेइश इन कलर, वेयर एज द नॉन मेटल्स एक्सिबिट वेराइटी ऑफ कलर्स। ओके, तो दिस वाज द केस ऑफ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। अब इसमें से जो एक्सेप्शनल केसेस जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्या क्या एक्सेप्शनल केसेस याद रखना है। पहली बात आती है, हमने पहला स्टेटमेंट क्या पढ़ा, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट कार्बन इन इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म, जब कार्बन एलोट्रोप बनाता है कौन सा, ग्राफाइट का, तो ग्राफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ग्राफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सो एक्सेप्शनल केसेस में आप क्या लिख सकते हो, ग्राफाइट। ओके, देन नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं भाई, अब उनको तो वो तो जनरली गैस होते, तो वो हार्ड होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन कार्बन जो होता है वो अब कौन सा डायमंड के फॉर्म में भी एक्सिस्ट करता है, डायमंड इज हार्ड। सो एक्सेप्शनल केसेस ऑफ हार्डनेस में आप क्या लिख सकते हो, डायमंड। ठीक है, क्लियर। द अनदर एक्सेप्शनल पॉइंट इज दैट कि नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जनरली किस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। एक्सेप्शन जैसे कि ब्रोमाइन, ब्रोमाइन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि आपको किस फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलता है, कौन, आयोडीन। तो ये क्या हो गया आपका एक्सेप्शनल केस हुआ कि नहीं। दूसरा चीज यहाँ पे देखो कि नॉन मेटल्स आर नॉट लश्चरस, लेकिन आयोडीन जो होता है वो लश्चरस होता है, आयोडीन के क्रिस्टल शाइनी रहते हैं, तो वो आपका क्या हो गया, एक्सेप्शनल केसेस। तो टोटल मैंने कितने एक्सेप्शनल केसेस यहाँ डिस्कस किए। पहला मैंने ये डिस्कस किया कि ग्राफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड एक्सेप्शनल केसेस मैंने ये लिखा कि नॉन मेटल्स आर जनरली गैसेस, बट कार्बन इज इन द एलोट्रोपिक फॉर्म, दैट इज डायमंड इज वेरी हार्ड। तीसरा जो मैंने एक्सेप्शनल केस डिस्कस किया वो ये है कि नॉन मेटल विच इज एक्सिस्टिंग इन द लिक्विड स्टेट, ब्रोमीन, non-metal which is in the solid state at room temperature, that is iodine, non-metal which is lustrous, iodine. Okay, clear। तो ये जो है 5 exceptional cases of non-metals, आप इसको बाय हार्ट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रही हूँ, एक्सेप्शनल केसेस जो बताया है वो आप याद करके रखोगे, ठीक है, understood। So these are the quick facts, some quick facts about the elements, like 100 elements लिखा है, लेकिन actually are not, it is 100, 118 है। 118 में से 100 कंफर्म हो चुका है। ओके, 100 एकदम कंफर्म्ड हो चुका है, मतलब उसका प्रॉपर्टी, उसका नाम, उसका मीन्स यू कंप्लीट जीनोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड। ओके, अब इनमें से 100 में से जो 92 है वो नेचर में अपने आप मिलते हैं, जबकि 8 जो है वो इंसान ने खुद बनाए। ओके, क्लियर। एंड मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड इन नेचर। अप टू हियर इट इज ओके। शुड आई मूव फर्दर? किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? यस कृषिका, आई ऑब्जर्व योर रिप्लाई। Okay, good. So 11 elements exist in the gaseous state, 2 elements exist in the liquid state, 2 elements में bromine जो रहेगा वो non metal है और mercury जो है metal है। Okay, clear? Next, at a temperature slightly higher than room temperature, 2 elements exist in a liquid state. ये कैल्शियम लिखा है, कैल्शियम नहीं है, सीजियम है। Okay, it is cesium. It is cesium. It is cesium. ओके, क्लियर। अब बारी आती है किसकी, कंपाउंड्स की। अब कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कंपाउंड्स का बेसिक यूनिट कौन हो गया, मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कंपाउंड्स का जो बेसिक यूनिट है वो कौन है, कौन है, क्या है कंपाउंड का बेसिक यूनिट्स,
क्या होगा कंपाउंड्स का बेसिक यूनिट? मैंने अभी क्या बोला बेटा, कुछ तो रिप्लाई किया करो। यस, आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कंपाउंड? आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई मी। Molecules. मॉलिक्यूल्स, ओके ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स किससे बन के मिलके बनते हैं? कौन? ये कंपाउंड। बट ये ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, वेट ना, वन सेकंड, just one second, I will just let me take out one activity, then I will show you. Okay. Yes. So what I was discussing here, यहाँ पे आपको मैं डिस्कस कर रही थी कंपाउंड्स के बारे में। तो कंपाउंड्स का बेसिक यूनिट जो रहता है वो क्या है? मॉलिक्यूल्स। ओके, और ये मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं उसमें वो कैसे बनता है? जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, तब जाके ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स जो रहते हैं वो किससे बनते हैं? टू और मोर मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसे बनेगा? व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, दे फॉर्म व्हाट? कंपाउंड्स। ओके, क्लियर? एंड जो कंपाउंड्स होते हैं वो उनका जो प्रॉपर्टीज रहता है वो जो उनके कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं जिससे वो बना रहता है। जैसे कि अभी मैं बात करूं, सिंपल से एग्जांपल ले लूं, वाटर। वाटर जो रहता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के कॉम्बिनेशन से बनता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आया और दोनों जुड़ के क्या बना लिए? वाटर। लेकिन वाटर की प्रॉपर्टी टोटली ऑपोजिट है किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि ये दोनों गैस है, जबकि ये क्या है? वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट में। तो प्रॉपर्टी अलग हुई कि नहीं हुई? है ना? सो कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ टू और व्हिच आर फॉर्म बाय एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स। ओके, और इस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो रहते हैं their substances are chemically combined in a fixed proportion by mass। और ये जो कंपाउंड्स जो बनेंगे उनकी प्रॉपर्टी जो है वो टोटली डिफरेंट रहेगी किससे? जिस मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शन से वो बने हैं। तो कंपाउंड्स में आपको कोई कंपाउंड्स के डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? एनी प्रॉब्लम इन द कंपाउंड्स? डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड्स में कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. No, ma'am. अब आपको एक एक्टिविटी शेयर करेंगे जिसमें डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है, अब मिक्सचर आप पहले ही पढ़ चुके हो और कंपाउंड भी अब आप पढ़ चुके हो, दोनों का डिफरेंस क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, देखो यहाँ पे द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। पहले ये बताइए, द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन ना? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. मिक्सचर में आपने क्या लिया? पहले हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं। देखो इसमें आयरन और सल्फर। ठीक है, इसमें क्या लिया गया? आयरन। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको इसमें? येलो और ब्लैक दोनों दिख रहे हैं, है कि नहीं? येलो और ब्लैक दोनों दिख रहे हैं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can see yellow and black. That means what? It is a heterogeneous mixture. That means what? It is a heterogeneous mixture. Okay, clear? तो पहला प्रॉपर्टी का मिक्सचर का क्या हुआ कि it is a heterogeneous mixture। अब इसी को हम गर्म करते हैं। ठीक है, अब इसी आयरन और सल्फर को जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनता है? क्या गर्म करने से क्या बनता है? फेरस सल्फाइड। ये आयरन और सल्फर का मिक्सचर को मैंने क्या किया? गर्म कर दिया। गर्म करने से क्या बन रहा है? ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन रहा है, फेरस सल्फाइड। अब ये कैसे दिख रहा है आपको? कैसे दिख रहा है आपको? हाउ इट इज लुकिंग? कैसे दिख रहा है बेटा ये? black. पूरा कंप्लीट Black. पूरा कंप्लीट ब्लैक दिख रहा है ना? दैट मीन्स ये क्या है? इसमें एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल्स है। दैट मीन्स दे आर होमोजीनियस। ठीक है, तो पहला डिफरेंस मिक्सचर का और इसके बीच में क्या हुआ कि मिक्सचर हेट्रोजीनियस है जबकि कंपाउंड जो है वो क्या है? होमोजीनियस है। ठीक है, मिक्सचर कैसा है? हेट्रोजीनियस, जबकि कंपाउंड क्या है आपका?
होमोजीनियस है, ठीक है। अब दूसरा करते हैं। अब हमने क्या किया, अब एक मिक्सचर लिया, अब एक मैग्नेट लेके आते हैं। मैग्नेट जैसे ही आप लेके आए, क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है ये, जैसे ही आपने मैग्नेट लेके आए तो क्या हुआ, क्या हुआ, ये काले रंग के, यानी जो काला जो है आयरन जो है वो मैग्नेट से चिपक गया, चिपका कि नहीं चिपका, इट गॉट अटैच्ड टू द मैग्नेट, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, तो इसका प्रॉपर्टी खत्म हो गई कि बची रही, whether the iron lost its property, क्या आयरन अपनी प्रॉपर्टी लूज की है? सबको पता है Yes. आयरन मैग्नेटिक नेचर का होता है। आयरन कैसा होता है, मैग्नेटिक को, जब भी किसी मैग्नेट को आयरन सब्सटेंस के पास लेके आते हो तो वो क्या हो जाता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है कि नहीं, यानी कि अगर वो एक्चुअल में आयरन है तो वो मैग्नेट को रेस्पॉन्ड करेगा और मैग्नेट से जाके चिपक जाएगा। तो यहाँ पे तो ये हो रहा है कि आयरन जो है वो मैग्नेट से अटैच हो रहा है, इसका मतलब क्या निकलता है, व्हाट डज दैट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन्स, अरे कांट यू टेल, क्या इससे क्या मतलब निकल रहा है, एनीबॉडी, Lose. क्या लूज हुआ, दैट मीन्स आयरन की प्रॉपर्टी अभी भी वैसी ही की वैसी है। दैट मीन्स जब हम किसी मिक्सचर में एलिमेंट्स की बात करते हैं, जो मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते जब मिक्सचर बनता है। जब भी कोई मिक्सचर बनता है तो उसमें जो सब्सटेंस लगे हैं मिक्सचर बनाने के लिए उनकी प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती, ठीक है। अब इसमें देखो, अब जैसे अब मैं इस मैग्नेट को किसके पास लेके आ रही हूँ, कंपाउंड के पास, कौन सा कंपाउंड, फेरस सल्फाइड। यहाँ पे मैं मैग्नेट लेके आई तो कुछ अटैच हुआ क्या, यहाँ पे कुछ अटैच हुआ, No, ma'am. नो नो, No, ma'am. यहाँ पे भी तो आयरन है ना फॉर्मूला में, फिर क्यों नहीं अटैच हो रहा है, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी को, आयरन की लूज कर दिया है, लॉस कर दिया ना, आयरन की लूज कर दिया। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि जब कोई मिक्सचर बनता है तो जो एलिमेंट रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं होती, लेकिन जब कोई कंपाउंड बनता है तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज in mixture whereas the constituent element lose their property in compound. second property clear हुआ, सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर हुआ कि नहीं, Yes, ma'am. ओके। अब इसी का ही एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इसी का ही एक और एग्जांपल, ये एक कार्बन डाइसल्फाइड नाम का एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो पहले हम इसको किस में डालते हैं, मिक्सचर में डालते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में देखो येलो और ब्लैक दोनों है, ठीक है। अब मैं इस कार्बन डाइसल्फाइड नाम के सॉल्वेंट को कहाँ लेके आई हूँ, टेस्ट ट्यूब में ला रही हूँ। अब मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला मैंने, ओके, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल दिया मैंने। अब इस टेस्ट ट्यूब को मैं हिलाऊंगी, हिला टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब हिलने के बाद आप क्या देख रहे हो, क्या ऑब्जर्वेशन मिला आपको, व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस, क्या काला काला पार्टिकल्स अलग अलग दिख रहे थे वो एक साथ मिक्स हो गए हैं। यानी कि जो येलो कलर का पार्टिकल था, सल्फर था, वो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में, सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड में घुल गया, यानी सल्फर की प्रॉपर्टी भी खत्म नहीं हुई थी, इसी कारण से उसने क्या हुआ, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल हो गया। अब यही एक्सपेरिमेंट को मैं किसके साथ कर रही हूँ, फेरस सल्फाइड के साथ करती हूँ। ओके, नाउ आई एम रिपीटिंग दिस प्रॉपर्टी विथ, now I am repeating this property with ferrous sulfide. ओके, अब इस फेरस सल्फाइड, ये पहले से ही काला है, इसमें अब अगर सल्फर अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं किया होगा तो सल्फर घुल जाएगा, लेकिन अभी आप देखो अभी टेस्ट ट्यूब में सिर्फ ब्लैक ब्लैक है, कार्बन डाइसल्फाइड डालते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा डाल देते हैं, वेट 1 सेकेंड। अब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को हिलाते हैं भाई, डाला नहीं, वेट,
1 सेकेंड, हाँ ये जा नहीं रहा है यहाँ पे, डल गया। अब ये कार्बन डाइसल्फाइड डाला इस ब्लैक कलर के सब्सटेंस में, अब इस टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे। अब शेक करने के बाद आपको कोई चेंज मिला? डिड यू गॉट एनी चेंज? डिड यू गॉट नो एनी? मैम। नो, दैट मीन सल्फर यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लूज कर चुका है, इसलिए कार्बन डाइसल्फाइड में कुछ नहीं घुला। ओके, यानी फिर से एक बार ये प्रूफ हो जाता है कि एलिमेंट्स जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो मिक्सचर में अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करते, लेकिन जब कोई कंपाउंड बनता है तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। ओके, ये सेकंड दो प्रॉपर्टी अभी तक से हमने डिस्कस करी। अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपका मिक्सचर लिया है हमने, अभी देख लो फिर से येलो और ब्लैक कलर के पार्टिकल्स है, येलो सल्फर है, ब्लैक आयरन है। अब ठीक है, अब इसको हमने रीसेट किया, इट्स नॉट वर्किंग। बर्नर ऑन हो गया, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको इसमें, क्या दिख रहा है बेटा? अभी थोड़ी देर में आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, क्या हुआ? मैम येलो पार्टिकल इवेपोरेट हो गया। येलो और ब्लैक से क्या हो गया, वो पूरा का पूरा येलो पार्टिकल क्यों? मैम ब्लैक हो गया है क्योंकि एक नया सब्सटेंस क्रिएट हुआ है। पहले जो दो आयरन और सल्फर थे वो गर्म करने के बाद एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दैट मींस दे अंडरगो केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। अब इसको इसी चीज को हम किसके साथ करते हैं? इसके साथ आपका फेरस सल्फाइड जो कि एक कंपाउंड है, इसको गर्म कर रहे हैं। कोई चेंज मिल रहा है क्या? कोई नो मैम। देयर इज नो चेंज ऑन हीटिंग, मतलब ये कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाएंगे। ओके क्लियर? अब एक और करते हैं, ठीक है। वन मोर वी विल डू डाइल्यूट HCl, ठीक है। डाइल्यूट HCl लिया हमने, पहले लिया मिक्सचर ले लिया, ठीक। अब इसमें ये देखो यहाँ पे डला हुआ दिख रहा है आपको, पहले सॉरी ये हमने क्या लिया है, एक मिनट, हाँ मिक्सचर लिया, येलो और ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको। यस मैम अब ये यस मैम। गर्म करने से क्या हो रहा है? अब एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आए, रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? इट्स नॉट रेस्पॉन्डिंग। ओके वेट, okay I'm stopping this, it is not responding now. Okay, it's not responding now, so I'm stopping it here. प्रॉपर्टीज, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज लेकिन क्लियर हो गई ना? तीन प्रॉपर्टी हमने अभी तक से क्या डिस्कस किया था बेटा? अभी तक से क्या डिस्कस किए थे आपने? क्या प्रॉपर्टीज डिस्कस? अभी तक से दो प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई थी। क्या प्रॉपर्टी मेन थी? क्या प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे हमने? यस टेल मी एनीबडी। पहले कृषिका, यस मैम क्या प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की है बेटा हमने यहाँ पे इस एक्टिविटी में? मैम मैम मिक्सचर रिएक्ट करता है, कंपाउंड रिएक्ट नहीं करते हैं। मिक्सचर रिएक्ट नहीं करता, कंपाउंड रिएक्ट करता है। नो मैम, मिक्सचर रिएक्ट करता है, कंपाउंड नहीं करते हैं। दैट इज नॉट, मैम करते हैं। मैंने आपसे पहले आपको क्या दिखाया था? एक येलो और ब्लैक कलर का प्लेट दिखाया था और एक में से ब्लैक था। जो ब्लैक कलर का दिख रहा था वो एक कंपाउंड था फेरस सल्फाइड, जबकि जो येलो ब्लैक था उसमें येलो और ब्लैक कलर के दोनों पार्टिकल्स थे, यानी कि वो मिक्सचर था आयरन और सल्फर का। पहला डिफरेंस मैंने आपको ये बताया था कि मिक्सचर जो कि देखने में ही पार्टिकल्स अलग अलग दिख जा रहे हैं, मतलब वो हेट्रोजीनस है। लेकिन जब हम फेरस सल्फाइड को देख रहे हैं जो कि एक ब्लैक कलर का, उसमें सारे पार्टिकल एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब वो होमोजीनियस है। तो पहला डिफरेंस ये हुआ, मिक्सचर आर हेट्रोजीनियस वेयर एज कंपाउंड्स आर होमोजीनियस, ठीक है। सेकेंड थिंग जो मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू
brought a magnet, when you brought a magnet in the mixture, आयरन और सल्फर के मिक्सचर में जब आपने लेके आया था मैग्नेट, तो क्या हो रहा था, आयरन जो है वो अट्रैक्ट हो रहा था मैग्नेट की तरफ. दैट मीन्स व्हाट, वो क्या कर रहा था, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. इसका मतलब ये है कि आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं की है. लेकिन जब हम फेरस सल्फाइड में मैग्नेट ला रहे थे, उस ब्लैक कलर के सब्सटेंस के ऊपर मैग्नेट ला रहे थे, तो मैग्नेट में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था. दैट मीन्स इन मिक्सचर द कंपाउंड्स द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स maintain their property, whereas in compounds the constituent element lose their property. Okay, clear. एक और चीज है, अब हम सिंस ये मैग्नेट से सेपरेट हो जा रहा था आयरन और सल्फर इन केस ऑफ मिक्सचर, मतलब हम अगर चाहें तो मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं सिंपल फिजिकल तरीका, जैसे कि मैग्नेट हो गया या फिर कार्बन डाइसल्फाइड नाम का सॉल्वेंट डाला, एक को घोल दिया और दोनों को अलग अलग कर दिया. लेकिन कंपाउंड में जब हम मैग्नेट ला रहे थे वो सेपरेट नहीं हो रहा था. इसका मतलब ये निकलता है कि जो मैग्नेट है, जो कंपाउंड है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनको हम सिंपल फिजिकल तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते. ओके, क्लियर. और एक और चीज आपने नोटिस किया होगा, तो क्या लिखा था मैंने, आपका जो कंपाउंड है उसमें आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो फिक्स्ड रेशियो में, आयरन का एक एटम, सल्फर का एक एटम. ओके, दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. लेकिन जब हम वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट मिक्सचर, तो उसमें जो आयरन और सल्फर है उसको आप दोनों उसका प्रोपोर्शन जो है वो चेंज होता जा सकता है. आप चाहे तो आप आयरन ज्यादा ले सकते हो, आप चाहो तो सल्फर को ज्यादा ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है. Okay, so that means in the mixture proportion can vary, whereas in compounds the proportion of the constituent elements cannot vary. Okay, is it clear? मैंने ये जो प्रॉपर्टीज बताई है सबको समझ में आ गई क्या? Yes or no? No reply. No response from class 9. Yes, ma'am. समझ आई. Let me check at the last. I will ask you the question, then I will get to know how much you people have understood. So I am at present moving further. The next topic है आपका solubility. Solubility क्या होता है? Solubility means जब solubility is the maximum concentration. अच्छा, maximum concentration of solute that dissolve in a known concentration of solvent at a given temperature. तो किसी at a particular given temperature, the amount of solute which can be added to a solvent to form a completely saturated solution, ठीक है, is called as solubility. दिए गए टेम्परेचर में आप कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाल रहे हो, वो टू फॉर्म अ कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो क्या कहलाएगा, उसका सॉल्युबिलिटी. ओके, तो सॉल्युबिलिटी समझ में आया क्या सबको कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि एट ए गिवन टेम्परेचर द amount of solute which can be added to a solvent to form a completely saturated solution is called as what? Solubility. Solubility में हमको दो चीज आपको याद रखना है. दो चीज आपको क्या याद रखना है? एक चीज कि एक उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूशन जो रहता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है. दूसरा चीज आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो भी फिक्स्ड रहेगा. ठीक है, अंडरस्टूड? क्या बोला मैंने? व्हाट आई सेड कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, दिए गए टेम्परेचर में इन अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आप जितना सोल्यूट ऐड कर रहे हो टू फॉर्म अ कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी. ठीक है, सपोज ये एक रूम टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर अभी 35 डिग्री सेल्सियस है. यहाँ पे मैंने 50 ml वाटर लिया है. 50 ml वाटर में मैं 3 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डाल रही हूँ, तो कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया. तो मतलब ये क्या हुआ, इस रूम टेम्परेचर में जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट थी वो इन 50 ml ऑफ वाटर क्या था? 3 ग्राम्स. समझ में आया? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. अब चलो आपको समझ में आ गया. लेट मी चेक वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट. अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ. दिस इज द रूम टेम्परेचर.
solubility of the common salt, solubility of a salt in 100 ml of water is 30 grams, is 30 ग्राम। मैंने क्या बोला आपको, रूम टेम्परेचर है, ओके, क्या है, रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर है, दिस इज द रूम टेम्परेचर, ओके। रूम टेम्परेचर में मैंने एक सॉल्ट लिया, ओके, आई टुक अ सॉल्ट, आई टुक अ सॉल्ट, ओके, एक सॉल्ट लिया और इसको मैंने कितने में डिसॉल्व किया, 100 ml वाटर में। तो सॉलिबिलिटी क्या आई मेरी, आई गॉट अ सॉलिबिलिटी एज 30 ग्राम्स, ओके, सॉलिबिलिटी क्या आ गई, 30 ग्राम। नाउ एट द सेम टेम्परेचर यू टेल मी द सॉलिबिलिटी इन द 50 ml ऑफ वाटर। अब आप मुझे बताइए इसी रूम टेम्परेचर में 50 ml वाटर में क्या सॉलिबिलिटी होगी, 50 ml वाटर में क्या सॉलिबिलिटी होगी, टेल मी, कैन यू टेल मी? 15 ग्राम। यस, 15 ग्राम। हु टोल्ड मी दैट आंसर? मैम भविक। गुड भाविक, करेक्ट। जो अगर 100 ml वाटर, रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा है, वाटर का अमाउंट एग्जैक्ट आधा हो गया, तो सॉलिबिलिटी भी एग्जैक्ट आधा हो जाएगा। सो इफ आई एम सेइंग दैट एट रूम टेम्परेचर 100 ml वाटर इज हैविंग सॉलिबिलिटी एज 30 ग्राम, तो 50 ml वाटर में जस्ट आधा लगेगा, दैट मींस व्हाट, 15 ग्राम, ओके। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। सो आई एम टेलिंग एट 30 डिग्री सेल्सियस, एट 30 डिग्री सेल्सियस, तो आपका जो सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट है कितना है, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट in 100 ml water, in 100 ml water is 50 grams, is what, 50 grams, okay. You have to determine the solubility at 60 degree Celsius, what it is, 60 degree Celsius में आप solubility बताइए। अगर एक सॉल्ट की सॉलिबिलिटी 30 डिग्री सेल्सियस में 150 ग्राम्स है एंड 100 ml वाटर, तो 60 डिग्री सेल्सियस में 100 ml वाटर में उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला मैंने, 30 डिग्री सेल्सियस है और आपका जो 100 ml वाटर है उसमें सॉलिबिलिटी है उसका आपका 50 ग्राम, ओके। तो अगर मैं उसी सॉल्ट की सॉलिबिलिटी चेक करूं कौन से टेम्परेचर में, 60 डिग्री सेल्सियस में, इन 100 ml वाटर, व्हाट विल बी द सॉलिबिलिटी? गिव द आंसर टू द चैट। यस कृषिका, करेक्ट, नीति करेक्ट, करेक्ट, जस्ट यस, गुड। मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि इफ यू आर टेकिंग 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 100 ml वाटर, तो एक सॉल्ट की सॉलिबिलिटी आई कितनी, 50 ग्राम्स, ठीक है। अब मैंने आपको क्या पूछा कि अब मैं टेम्परेचर को जस्ट डबल कर दे रही हूँ, कितना, 60 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का अमाउंट उतना ही रखा है 100 ml, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी क्या होगी? राघव, you got the answer? Got the question? Understood the question or not? Yes, correct. अब थोड़ा कंसेप्ट पकड़ लिए, that is the solubility, okay? That is the, अब आप ही ने मुझे आंसर बता दिया कि 30 डिग्री सेल्सियस में कितना मिल रहा है हमको सॉलिबिलिटी, 50, तो 60 डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया, 100 ग्राम, आप ही ने खुद बता दिया। इससे मतलब ये क्या निकल रहा है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सॉलिबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है? इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देन सॉलिबिलिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Increasing. 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 That means effect of temperature on solubility. That solubility increases on increasing the temperature. उसी को मैं रिवर्स भी बोल सकती हूँ, the solubility decreases with the decrease in temperature. Okay? तो ये कंसेप्ट तो आपने खुद ही बता दिया, वेरी गुड।
फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी, पहला है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर। ओके, तो अगर हम किसी सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो सॉलिबिलिटी इफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर हम किसी गैसियस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो प्रेशर इफेक्ट क्रिएट करता है। ओके, एग्जांपल आई एम टेलिंग, आप लोग जब ये थम्स अप की बोतल थम्स अप लेते हो या फिर एनी फिजी सोल्यूशन मिक्सचर लाइक कोल्ड ड्रिंक लाइक योर लिम्का, और जिसमें हमको एक गैसियस टेस्ट आता है, उसमें क्या होता है, जैसे ही आप बोतल को खोलते हो तो उसका क्या होता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है और गैसेस निकल जाता है। आप टेस्ट चेक करके देखना, थम्स अप की बोतल को अगर आप थोड़ी देर खोल के छोड़ दो और उसका टेस्ट चेक करो तो बहुत डिफरेंट टेस्ट आएगा, सिंपल मीठा मीठा लगेगा, उसमें कोई आपको डिफरेंट फ्लेवर नहीं आएगा। लेकिन अगर थम्स अप की बोतल को तुरंत खोल के तुरंत ड्रिंक करोगे तो आपको क्या एक अलग फ्लेवर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप थम्स अप की बोतल खोलते हो तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स किया गया है वो एस्केप आउट होने लगता है, यानी आपने प्रेशर हटाया, गैस एस्केप आउट हो गया। यानी एक और चीज से ये समझ में आती है कि अगर गैस को लिक्विड पानी में घोलना है तो हमको प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा। दैट मींस if to solubility of a gas is directly proportional to the pressure। याद रखना, solubility of a gas is directly proportional to the pressure, क्योंकि थम्स अप की बोतल जब तक बंद थी तो गैस सॉल्युबल था, यानी जब तक प्रेशर आपने लगाया तब तक वो घुला, लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर हटाया क्या हुआ, गैस एस्केप आउट हो गया। That's why the solubility of a gas is directly proportional to what pressure। Okay, ठीक है। Now, what do you understand by the statement of solubility of NaCl in 36.5 gram of solvent? 36.5 at room temperature, क्या मतलब होता है इसका? Can anybody tell me to the chat? What do you understand by solubility of NaCl is 36.5 gram at room temperature? कितना अमाउंट लेना है हमको? सॉलिबिलिटी में हम कितना लेते हैं? सॉलिबिलिटी हम कितना लेते हैं? एक अमाउंट सेट किया गया ना सॉलिबिलिटी में, वो कितना है, कितना होता है? टेल मी। अगर मैं बोल रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी 36.5 है, यानी हम कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में उसको चेक कर रहे हैं? स्टैंडर्ड क्या है? 100 ml 100 ml 100 करेक्ट। तो यानी कि अगर आप बोल रहे हो कि इसकी सॉलिबिलिटी 36.5 ग्राम है एट रूम टेम्परेचर, मतलब एट 100 ml और 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट 36.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल टू फॉर्म कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी याद रखना आप। ओके, सॉलिबिलिटी से ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मीनिंग बताओ या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताओ या इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताओ, ऐसा टाइप का। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी हो गया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन एंड सॉलिबिलिटी। ये बहुत लोग नहीं लिख पाए, एग्जाम में एक डिफरेंस लिखा, दो डिफरेंस नहीं लिख पाए। ओके, तो हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिबिलिटी और ये देखेंगे। तो पहला देखिए, कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कंसंट्रेशन हम किस में कैलकुलेट करते हैं? सॉल्यूशन में, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। दिए गए सॉल्वेंट के अंदर आप कितना मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, यानी एक लिमिट तक, एक लिमिट सेट कर दिया आपने सॉल्युबिलिटी में। लेकिन कंसंट्रेशन में आपने ऐसा कोई लिमिट सेट नहीं किया है। सॉल्युबिलिटी में ये बोला गया है कि इन 100 grams of solvent or 100 ml of solvent how much solute is dissolving to form a completely saturated solution। ठीक है, तो जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार नहीं हो जाता उतने लिमिट तक जितना भी सॉल्यूट है वो उसका सॉल्यूट